बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फोटोकेमिस्ट्री चल रही थी अपनी। इस यूनिट में कल की क्लास में हमने पढ़ा था फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके अलावा जो प्रकाश विकिरणों की मैटर के साथ में इंटरेक्शन क्या होती है, और कोई भी मैटर है वो प्रकाश विकिरणों का कितना पार्ट है उसका अवशोषण करेगा। उस बेस पे जो पदार्थ दो प्रकार के थे, एक्टिनिक और डाई एक्टिनिक पदार्थ हैं, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद में आज अपना रहेगा नेक्स्ट लैम्बर्ट नियम। लैम्बर्ट जो नियम था उसको दिया था लैम्बर्ट नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसी के नाम पे इसे लैम्बर्ट का नियम कहा जाता है। अब लैम्बर्ट ने अपने नियम में क्या बताया था, तो किसी भी पदार्थ के अंदर जब हम प्रकाश विकिरणों को गुजारते हैं तो प्रकाश विकिरणों का कितना पार्ट है वो उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित होता है, यानी कि उसके साथ साथ विकिरणों की तीव्रता में क्या होती है, कमी होती है। अब विकिरणों की तीव्रता में कितनी कमी होती है ये लैम्बर्ट के नियम के द्वारा बताई गई थी। तो लैम्बर्ट नियम का जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा कि जब किसी समांग अवशोषक पदार्थ में से, समांग अवशोषक का मतलब होगा कि पदार्थ में प्रत्येक जगह पे, पदार्थ में पूरे पदार्थ में से किसी भी जगह से विकिरण पास हो, सभी जगह उन विकिरणों का अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो समान अवशोषक पदार्थ में से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का मतलब होता है एक वर्णी प्रकाश विकिरण, यानी प्रकाश की यदि सभी रेडिएशंस की वेवलेंथ यानी लैम्डा तरंग दैर्ध्य इक्वल होती है उस लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो लेना है समान अवशोषक और प्रकाश या रेडिएशन कैसी डालनी है, मोनोक्रोमेटिक। तो इसमें स्टेटमेंट रहेगा कि जब किसी समान अवशोषक पदार्थ में से एक वर्णी प्रकाश विकिरणों को गुजारा जाता है तो इस पदार्थ में से गुजरने के साथ साथ विकिरणों की तीव्रता या इंटेंसिटी में होने वाली कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। स्टेटमेंट फिर से देखें इसका, किसी समान अवशोषक पदार्थ में से एक वर्णी प्रकाश विकिरणों को गुजारने पर उस पदार्थ में से गुजरने के साथ साथ में विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस में डी अपॉन में डीएक्स समानुपाती आई नोट। तो ये तो क्या है, माइनस का साइन क्या बताता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे रेडिएशन जैसे जैसे किसी पदार्थ में से गुजरेंगी वैसे वैसे उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता में कमी होती है। डी का मतलब है इतनी रेडिएशन की इंटेंसिटी, डी जितनी कम होगी, कब कम होगी, जब पदार्थ की डीएक्स मोटाई में से या डीएक्स डिस्टेंस में से रेडिएशन गुजरी, यानी पूरा पदार्थ है इसको हम मान लेंगे डीएक्स। तो इतनी दूरी में से जब विकिरणें गुजरी तो उनकी तीव्रता में जो कमी हुई है उसको हमने बोल दिया डी से। और ये किसके समानुपाती होती है, तो ये समानुपाती रहेगी आपतित विकिरणों की तीव्रता या इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के समानुपाती रहेगी। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि विकिरणों की तीव्रता में कमी हो रही है, डी जितनी कमी होगी कब होगी, जब डीएक्स जितनी मोटाई में से विकिरणें गुजरेंगी तो डी जितनी कमी होगी। और आई नोट यहाँ पे हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी आपतित विकिरणों की तीव्रता। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस में डी अपॉन में डीएक्स इज इक्वल टू के आई नोट। इस इक्वेशन में जो के है समीकरण नंबर 2 में, इस के को हम क्या बोलेंगे, ये है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक है जो कि इस अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो के हो जाएगा अवशोषण गुणांक जिसका मान इस अवशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ से हम dx को इस साइड ले जाएं, आई नोट को यहाँ ले जाएं तो समीकरण बनेगी माइनस में, माइनस को भी इसी साइड ले जाएं साथ में, तो डी अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू माइनस में के dx। समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 है वो बेयर लिम्बर्ट नियम का गणितीय रूप कहलाती है। समीकरण नंबर 3 लिम्बर्ट नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब हमें क्या करना है कि समीकरण नंबर 3 का हमें करना है इंटीग्रेशन, समाकलन करना है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू x तक की लिमिट में समीकरण नंबर 3 का समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा,
यहाँ पे हम लिखेंगे डी आई अपॉन में आई नोट, कहाँ से कहाँ तक, आई नोट से लेकर के आई तक, क्योंकि अक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो इंटेंसिटी क्या थी, आई नोट थी, और अक्स इज इक्वल टू अक्स यानी इतनी अक्स मोटाई से गुजरने के बाद में विकिरणों की तीव्रता घट के होगी आई। ठीक है, तो अक्स इज इक्वल टू जीरो पे इंटेंसिटी आई नोट, और इतनी मोटाई से गुजरने के बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होकर के क्या होगी आई। तब हमने इसका आई नोट से आई की लिमिट में किया, और यहाँ पे चलेगा माइनस, बाहर आ जाएगा, अक्स इज इक्वल टू जीरो से अक्स इज इक्वल टू अक्स की लिमिट में हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। समीकरण नंबर इसका रिजल्ट क्या रहेगा, एल एन आई अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू माइनस में के एक्स, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। अब ln को यदि इस साइड ले जाए तो क्या बनेगा, i अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू ln इस साइड जाएगा e की पावर में जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर के एक्स। अब यदि आई नोट को ही हम इस साइड ले जाए, यानी इसको हम समीकरण नंबर 4 बोल देंगे, आई नोट इस साइड जाएगा तो यहाँ भाग में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा आई नोट e की पावर माइनस में के एक्स। समीकरण नंबर 5 बन गई। समीकरण नंबर 5 है, उसके द्वारा हम आई यहाँ पे क्या बताता है, आई हो जाएगा यहाँ पे इंटेंसिटी, आई टी भी लिख सकते हैं उसको, बाकी लिख देंगे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट या रेडिएशन, यानी कि पदार्थ में से गुजरने के बाद में जो विकिरणों की इंटेंसिटी बनेगी उसको हम बोलेंगे आई या आई टी से। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट होगी, और आई नोट भी क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इसको हम आई टी से शो करें या नॉर्मल आई से शो करने की बात है, याद रखना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ये हो गया इसमें बी एल लेम्बर्ट का नियम, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये पांचवा जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम किसी भी पदार्थ में से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के पास होने के बाद में जो बची हुई रेडिएशन पदार्थ में से बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी को, यानी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को हम इक्वेशन नंबर 5 से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हम क्या मानेंगे यहाँ पे लेम्बर्ट वाले नियम में। इस नियम में हम ये मानेंगे, नोट लगा के देखें आप, कि किसी भी पदार्थ के ऊपर आपतित होने वाली विकिरणों की कुल तीव्रता आई नोट इसके इक्वल होगी पदार्थ के द्वारा कितना इसका अवशोषण किया जाएगा, मतलब कि किसी भी पदार्थ के ऊपर आपतित विकिरणों गिराएंगे, हम यहाँ पे रेडिएशन के रिफ्लेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। मान लीजिए पदार्थ में से विकिरण गई तो कुछ भाग इसका अवशोषित कर लिया, बचा हुआ भाग बाहर निकल गया, तो टोटल आई नोट किससे इक्वल होगी, आई ए प्लस में आई टी के, तो इसको हम लिखेंगे आई ए प्लस में आई टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि अपने को ज्ञात कौन सा करना है इसके अंदर, आई टी वाला, तो आई टी इक्वल में क्या हो जाएगा, आई नोट माइनस में आई ए, या फिर हम ये देखें कि कितना भाग इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित किया गया, तो वो क्या आंसर रहेगा आई ए तो ना अवशोषित किया गया पार्ट, आई ए इज इक्वल टू आई नोट आई टी, इस तरह ले जाएंगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 नंबर इक्वेशन से आई टी, ये आई टी ही तो है, आई इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 6 में, तो आएगा आई ए इज इक्वल टू आई नोट माइनस में आई नोट ई की पावर माइनस में के एक्स। अब इस इक्वेशन में से हम आई नोट को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में ई की पावर एक्सपोनेंशियल के एक्स, ये बचेगा अपना समीकरण नंबर 7। और समीकरण नंबर 7 की सहायता से हम किसी भी पदार्थ के द्वारा अवशोषित होने वाले प्रकाश, समीकरण नंबर 5 से तो किसी पदार्थ में से पारगत होने वाले ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं, और समीकरण नंबर 7 के द्वारा हम किसी पदार्थ के द्वारा विकिरणों का कितना पार्ट्स अवशोषित होता है उनकी इंटेंसिटी को हम समीकरण नंबर 7 से ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगा इसमें लेम्बर्ट का नियम। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा लेम्बर्ट बियर का नियम। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था बियर नाम का, उसने क्या किया कि लेम्बर्ट ने तो क्या किया, ये जो रूल था ना अपना, किस पे अप्लाई किया था, डाइल्यूट जो पदार्थ होते हैं जैसे कि किसी ठोस पदार्थ के ऊपर लागू किया था।
इसमें पदार्थ लिया होगा कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन उसके बाद में जो बियर नाम का साइंटिस्ट आया उसने ये बताया कि लैम्बर्ट के इस नियम को हम जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं तनु पदार्थ यानी जिनके अंदर सोल्यूट की मात्रा कम होती है उन डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर भी लैम्बर्ट नियम को लागू कर सकते हैं, यानी उसमें से भी हम विकिरणों को गुजारेंगे। तो उसने क्या बताया कि लैम्बर्ट नियम को बियर नामक साइंटिस्ट ने लैम्बर्ट नियम को डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर लागू करके अपना एक नियम दिया जिसे बियर लैम्बर्ट के नाम से जानेंगे। बियर लैम्बर्ट नाम क्यों रखा है, क्योंकि बियर ने दिया था और लैम्बर्ट नियम के को अप्लाई करके दिया था डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, इस कारण से इस नियम को बियर लैम्बर्ट सॉल्यूशन बियर लैम्बर्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे बियर लैम्बर्ट लॉ। देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखें, नेक्स्ट रहेगा अपना बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, बियर और लैम्बर्ट दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है और ये वाला दिया गया था बियर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। तो रूल क्या रहेगा वो देखो। तो इसने बताया कि बियर नामक साइंटिस्ट ने लैम्बर्ट नियम को डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई करके अपना एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार, कौन से नियम, बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार वही रहेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट, कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट की रेडिएशंस को किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में से पास किया जाता है तो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में से पास होने के साथ साथ आपतित विकिरणों की रेडिएशन में आपतित विकिरणों की रेडिएशन जो होती है उसकी इंटेंसिटी में क्या होती है, कमी होती है। वो जो कमी होती है वो आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के भी समानुपाती होती है। सेम नियम है लैम्बर्ट वाला, लेकिन इसमें समानुपाती जो होती है आपतित विकिरणों की तीव्रता वो आपतित विकिरणों की तीव्रता में होने वाली जो कमी है वो उन आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ में किसके समानुपाती रहेगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के समानुपाती रहेगा। सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, जिसमें से हम रेडिएशन को बाहर से कर रहे हैं। तो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या रहेगा कि जब एक वर्णीय प्रकाश विकिरणों को किसी सॉल्यूशन में से पास किया जाता है तो सॉल्यूशन में से गुजरने के साथ साथ विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ उस विलयन की कंसंट्रेशन के भी समानुपाती होती है। तो इसका स्टेटमेंट है उसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, माइनस में डी आई अपॉन में डी एक्स समानुपाती आई नोट सी। तो आपतित विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के भी क्या होती है, समानुपाती। तो आई लगाया है, तीव्रता में कमी हो रही है रेडिएशन की इंटेंसिटी की इसलिए, और डी आई क्या है, इतनी कमी होगी, और डी एक्स क्या है, इतनी दूरी में से गुजारेंगे तब होगी, और आई नोट हो जाएगा आपतित विकिरणों की तीव्रता, और सी हो जाएगा उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। अब इसमें समानुपाती को हटाने के लिए हम लगाएंगे डी आई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू के डैश आई नोट सी। अब समीकरण नंबर 2 में, पीछे वाले में लैम्बर्ट ने तो सीधा के लगाया था, उसमें हमने लगा दिया के डैश। के डैश को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोलर एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के नाम से हम इसे जानेंगे, यानी मोलर अवशोषण गुणांक है और इसका मान सॉल्यूशन की प्रकृति पर निर्भर करता है। मोलर अवशोषण गुणांक जिसका मान सॉल्यूशन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब इस समीकरण नंबर 2 में चेंज क्या करना है, डीएक्स को इस साइड ले जाएंगे, आई नोट को यहाँ ले आएंगे, माइनस को भी इसी साइड ले जाएंगे साथ में, तो ये बनेगा डी आई अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू माइनस में के डैश डी एक्स सी। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 को हम बियर लैम्बर्ट नियम का क्या बोलेंगे, गणितीय रूप में कहेंगे। अब इस समीकरण नंबर 3 में हमें क्या चेंज करना है वो देखें। समीकरण नंबर 3 का हमें इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू x तक हमें इस समीकरण का समाकलन करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे इंटेंसिटी रहेगी आई नोट, और x इज इक्वल टू x पे इंटेंसिटी को हम आई टी से भी बोल सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है।
तो समीकरण नंबर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक की लिमिट में इंटीग्रेशन देखेंगे किस प्रकार से लिखा जाएगा डी आई अपॉन में आई नोट से लेकर के आई में, और ये रहेगा माइनस में x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू x तक की लिमिट में dx और c। अब इसका सॉल्यूशन रिजल्ट क्या आएगा dx आई अपॉन में आई सॉरी ln आई अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू माइनस में k अक्ष c। समीकरण नंबर 4 में हम चेंज क्या करेंगे कि ln इज इक्वल टू होता है 2.303 log, तो इसकी जगह तो हम ये रख देंगे पूरा, और अक्ष की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे l भी रख सकते हैं, डायरेक्ट अक्ष भी रख के देखें एक बार। तो क्या बनेगा समीकरण नंबर 4 का, समीकरण नंबर 4 का बनेगा 2.303 log आई अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू माइनस में के अक्ष सी। ये 2.303 इस साइड आएगा तो ये यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा इसके भाग में, तो ये आएगा log आई अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू माइनस में के डैश 2.303 अक्ष और सी। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 में को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं log, आगे लिखते हैं ऊपर की साइड में, ये तो हो गया यहाँ से। तो समीकरण नंबर 5 में हम को चेंज करके हम किस प्रकार से लिख सकते हैं log आई अपॉन में आई नोट इज इक्वल टू एल्फा माइनस का और अक्ष और सी। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 में जो अल्फा लिखा है हमने वो रहेगा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम मोलर विलोप गुणांक, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। और अल्फा हमने किसकी जगह लिखा है, अल्फा हमने लिखा है के डैश अपॉन में 2.303 की जगह हमने लिखा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक इसमें एक स्टेप और आता है, उसको हम बोलते हैं ए इक्वल में किसके होता है log आई नोट अपॉन में आई के इक्वल होता है, और ए को हम यहाँ पे ऑब्जर्वेंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाएगा अवशोषकता। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तो लोग आई अपॉन में आई नोट है और ए किसके इक्वल है, लोग आई नोट अपॉन में आई के इक्वल है, यानी इसको अपोजिट करेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे तब हमें ये प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ में हम अक्ष यहाँ पे यानी जो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस में से रेडिएशन पास हो रही है उसको हम यहाँ पे एल से लिख रहे हैं, उस डिस्टेंस को लेंथ मान रहे, लेंथ मान के एल से कर देंगे। इसको उल्टा करेंगे ना तब ये बनेगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये उल्टा होगा, ये उल्टा होगा, इसका मतलब इसको 1 अपॉन में मत लिखना, इसको माइनस को प्लस कर देना खाली। तो क्या बनेगा a इज इक्वल टू log आई नोट अपॉन में i इज इक्वल टू, और एल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपसाइलन भी लिख सकते हैं, अपसाइलन सी और एल। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन, इसी इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल से आते हैं, उसमें आपको ए दिया हुआ हो, ये दोनों देखिए ये पूछ सकता है, या फिर 4 वैल्यू है ए अपसाइलन सी और एल, इन चारों में से किसी भी 3 को दे करके चौथे को यहाँ पे पूछ सकता है। ये रहेगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू log आई नोट अपॉन में आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। तो ये तो हो ही गई मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होगी, और ये यहाँ पे सी क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, और एल हो जाएगा कि सॉल्यूशन में कितनी लेंथ या कितनी दूरी तय की गई है प्रकाश के द्वारा, वो हो जाएगी एल, और ए हो जाएगी यहाँ पे अवशोषकता यानी कि ऑब्जर्वेंस हो जाएगी। ये रहेगा यहाँ पे बियर लैम्बर्ट का नियम। तो लैम्बर्ट का नियम भी हो गया, बियर लैम्बर्ट का नियम भी हो गया। उसके बाद में ये आया कि इस नियम की क्या क्या लिमिटेशन है, सीमाएं क्या हैं इस नियम की। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे लिमिटेशन बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं। लिमिटेशन में देखें आप क्या होगा, वैसे ये नियम क्या है यूजफुल है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं कौन कौन सी लिमिटेड, फर्स्ट रहेगी कि यहाँ पे हम बियर लैम्बर्ट या लैम्बर्ट दोनों ही नियम में
जो लाइट यूज करते हैं वो लाइट हमेशा ही कौन सी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, यानी एक वर्णी प्रकाश किरणें होनी चाहिए। एक वर्णी का मतलब क्या है कि ऑल रेडिएशन, सभी रेडिएशन की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, समान या लगभग समान। तो बियर लैम्बर्ट नियम में यूज किया जाने वाले जो प्रकाश विकिरणें होती हैं वो मोनोक्रोमेटिक या एकवर्णी होनी चाहिए, यानी उन सभी रेडिएशंस की वेवलेंथ लैम्डा है वो इक्वल होनी चाहिए। सेकंड इसमें रहेगा जो पदार्थ या सॉल्यूशन हमने लिया है वो क्या होना चाहिए, समान अवशोषक है वो होना चाहिए। लिया गया पदार्थ है वो समान अवशोषक होना चाहिए। थर्ड लिमिटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी कि प्रयोग के दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जब हम बियर लैम्बर्ट लॉ का प्रयोग कर रहे हो उस टाइम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। और सॉल्यूशन के ऊपर यदि हम प्रयोग कर रहे हो, बियर लैम्बर्ट नियम कर रहे हो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो होना चाहिए। टेम्परेचर है इसके दौरान कांस्टेंट होना चाहिए। और 4 नंबर पे आएगा कि प्रयोग के दौरान पदार्थ में प्रेसिपिटेशन की क्रिया यानी स्कंदन की क्रिया नहीं होनी चाहिए। कोगुलेशन, स्कंदन नहीं होना चाहिए और ना ही प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। कोगुलेशन और स्कंदन की क्रिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में प्रकाश विकिरणों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन या रिफ्लेक्शन होता है। इस कारण से पदार्थ के द्वारा अवशोषित किया जाने वाला जो मात्रा है प्रकाश की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए प्रयोग के दौरान विलयन में ना तो स्कंदन होना चाहिए और ना ही उसके अंदर अवक्षेपण होना चाहिए। और सॉल्यूशन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि विलयन में प्रॉपर्टीज ये पाई जाती है कि जैसे कि उसका संगुणन हो गया, जैसे कि उसका जल अपघटन हो गया, ठीक है, ये सभी क्रियाएं हैं वो सॉल्यूशन या विलयन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सभी क्रियाएं होंगी तो प्रकाश का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इस कारण से हमें इन प्रयोगों के जो रिजल्ट है वो सही प्राप्त नहीं हो पाते। ये रहेंगी इसमें बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे फोटोकेमिकल और थर्मल प्रोसेस। एक तो कोई रिएक्शन हो रही हो फोटोकेमिकल कंडीशन में और कोई रिएक्शन हो रही हो थर्मल कंडीशन में। थर्मल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर देने पे रिएक्शन हो रही है, फोटोकेमिकल का मतलब लाइट देने पे रिएक्शन हो रही है। तो ये जो प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस और थर्मो केमिकल प्रोसेस, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।